नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश लीगल BTA GSM टीम से। तो आज आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ। तो ये ना मेरा स्टूडेंट ही ये फ़ोन लेके आया। तो इसमें प्रॉब्लम ये है भी जब हम सप्लाई पे इसको ऑन करते हैं ना, तो ऑन प्रेस करते हैं तो कोई भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं करता, कोई भी सप्लाई पे कुछ भी शो नहीं होता। तो अगर मैं चार्जर लगाऊं तो ये चार्जर पे क्या दिखा रहा है, USB पे एम्पेयर ले रहा है। USB टेस्टर ये दिखा रहा है। ये मैंने क्या किया, ये चार्जिंग केबल लगाई है और चार्जिंग केबल लगाते ही तो ये ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोन चार्जिंग ले रहा है। ओके, लेकिन ना ये फ़ोन डेड है, ऑन नहीं होता। और पावर सप्लाई पे भी अगर लगाऊंगा मैं तो जीरो कंजप्शन है। और बहुत से टेक्नीशियनों ने इसको ना देख चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं। चलो, जैसे मेरा हमेशा मानना है भी हर एक को ये कोशिश तो करके देख लेनी चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो जिसकी जितनी नॉलेज है या जिसका एक्सपीरियंस है वो उस हिसाब से ज़रूर कोशिश तो करेगा ही। तो एक नहीं, कई टेक्नीशियनों ने इस पे काम किया हुआ है, कोशिश करी हुई है। तो कोई बात नहीं, तो हम अपने हिसाब से करते हैं कोशिश। तो हम करेंगे स्कीमेटिक लेवल पे स्टार्ट इसको भी। आखिरकार अगर सप्लाई पे लगाने के बाद जब ऑन प्रेस करते हैं तो मिली एम्पेयर अगर नहीं ले रहा तो कौन से सेक्शन हमें चेक करने चाहिए। तो इसको पावर सीक्वेंस के हिसाब से भी और स्कीमेटिक के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा भी आपको सबके साथ इस फॉल्ट से रिलेटेड जो जो सेक्शन चेक करने चाहिए उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको भी हेल्प मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। ओके, आगे चलते हैं फिर। हाँ, फ़ोन को ना सप्लाई पे लगा के देखते हैं भी क्या कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया भी ये बिल्कुल भी एम्पेयर नहीं ले रहा सप्लाई पे लगाने के बाद। तो मैंने सप्लाई पे लगाया हुआ है, तो ये इसका TP है ऑन ऑफ का। इसको प्रेस करने पे भी देखो कोई भी कंजप्शन नहीं हो रहा। और इसके ये दो पॉइंट जो है ना, ये वाला एक ये ऑन ऑफ का है और ये ग्राउंड है। तो इसके साथ अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो तब भी कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा। ओके, तो अगर मैं ये आपको वैसे ही दिखा दूँ शॉर्ट करके सप्लाई पे, तो ये ऑटो एम्पेयर लेगा। ये देखिए, ये एम्पेयर ले रहा है ना, तो सप्लाई इसका मतलब काम कर रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज भी आएंगे। तो क्या करते हैं, वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं भी VPH के वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जी हाँ, देखिए वोल्टेज भी 4.2 बिल्कुल सही बन रहे हैं। लेकिन कोई भी सप्लाई जनरेट नहीं हो रही। तो ऐसे करते हैं, चार्जर लगा के बक कॉइलों पे वोल्टेज देखते हैं बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओके, तो अब चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद VPH वोल्टेज 3.9 बन रहे हैं। ये 4 वोल्टेज के आसपास हैं। ये VPH की VPA की सप्लाई है, VPA की सप्लाई है। और यहाँ पे तो नहीं बनने हैं वोल्टेज, ऑन होने के बाद भी नहीं बनते, लेकिन इन बक वालों पे बनने चाहिए। ये APC कोर वोल्टेज मॉडेम, और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। ये VS1 की कोयल है, तो इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। सबसे पहले तो इस पर बनने चाहिए थे, तो यहाँ पे भी नहीं बन रहे। तो इसका मतलब पावर IC जो है वो ट्रिगर हो ही नहीं रहा। तो जहाँ इसके आसपास कैप हैं, तो यहाँ पे VX
एक्सओ एक्सओ 2.2 वोल्टेज वो बनने चाहिए, तो वो भी नहीं बन रहे। तो एक दो सप्लाई हैं जो पहले ही बननी चाहिए, तो इनमें से कोई भी सप्लाई बन नहीं रही। तो बक वालों ने तो क्या बनना है, एलडीओ ने भी नहीं बनेगी, एलडीओ की भी कोई सप्लाई नहीं बनेगी। तो यहाँ पे इन दो कैब में से एक कैब पे 1.8 डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, तो वो भी नहीं बन रही। तो कोई भी सप्लाई जनरेट नहीं हो रही। तो इस बोर्ड पे काफ़ी काम हो चुका है, इवनली कि मैंने देखा है इसमें सीपीयू एमएमसी सब कुछ रिवॉल्व हो चुका है। इसमें देखो ग्लू कटिंग करके ये सीपीयू रिवॉल्व किया किसी ने, और पावर आईसी भी इसका चेंज किया हुआ है, इस पर भी काम हुआ है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, अभी काफ़ी ट्राई की हुई है। तो हम पहले इस फॉल्ट को स्कीमेटिक और पावर सीक्वेंस के हिसाब से समझते हैं। अब सबसे पहले सर्किट डायग्राम में देखते हैं। एक्चुअली ये वीवो का Y12 मॉडल है और इसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है। बोर्नियो में इसका बिट मैप है और MT6357, और यही MT6357 9M में भी लगा। तो 9M में देख लेते हैं भी इसके कंट्रोल सेक्शन में, बाकी के सेक्शनों में है क्या जो हमें ट्रेस करना चाहिए। ऑन ऑफ की लाइन इसकी ट्रेस नहीं करने की ज़रूरत, हालांकि देखो जी ऑन ऑफ प्रेस करने पे ट्रिगर नहीं ले रहा बोर्ड, तो हमें देख लेना चाहिए था भी ऑन ऑफ की लाइन इसकी काम कर रही है कि नहीं कर रही। पर इसमें नहीं देखनी चाहिए। इसमें क्यों नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि चार्जर लगाने के बाद भी पावर आईसी के आसपास बक कोयलों और एलडीओ सेक्शन में कोई भी हरकत नहीं है, कोई भी बक कोयल किसी भी सप्लाई नहीं जनरेट हो रही। तो इसका मतलब है भी अगर ऑन ऑफ प्रेस करने पे अगर ऑन ऑफ लाइन में दिक्कत होती तो चार्जर लगाने पे तो ज़रूर बननी चाहिए थी बक कोयलों पे सप्लाई। तो इसलिए ऑन ऑफ का तो चैप्टर ख़त्म है। तो उस सेक्शन को चेक करने की उसकी ऑन ऑफ की लाइनों को चेक करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। फ़ोन में जो प्रॉब्लम है ना, ये पावर सीक्वेंस को समझ के ट्रेस की जा सकती है। पावर सीक्वेंस कैसे हेल्प करेगा, इसमें बताया भी सबसे पहले जब हम बैटरी लगाते हैं तो DDLO सेक्शन ये वाला काम करना शुरू करता है। इसकी फुल फॉर्म है डीप डिस्चार्ज लॉकआउट। और इसके बाद एक सेक्शन और है, ये भी काम करता है। ये कौन सा है, ये अंडर वोल्टेज लॉकआउट, VLO। तो जब सबसे ज़्यादा बैटरी डाउन होती है तब इस सेक्शन ने काम करना है, इसने ऑन ऑफ को भी काम करना बंद करवा देना है। एक्सओ 2.2 नाम के एक वोल्टेज बनते हैं क्लॉक सेक्शन के, तो इस टाइम ये वो भी वोल्टेज बनने बंद हो जाएंगे। एक VRTC है सेक्शन, उसने भी काम करना होता है, तो वो भी सेक्शन काम करना बंद कर देगा। जब इस लिमिट को पार कर लेगा तो उसके बाद दोबारा चेक होगी फिर से बैटरी के वोल्टेज, और वो ये वाला सेक्शन करेगा अंडर वोल्टेज लॉकआउट। अगर इस सेक्शन ने ये सेंस कर लिया अभी बैटरी के वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, तो ये वाला सेक्शन काम करता रहेगा। इसके चलते VRTC रियल टाइम क्लॉक और एक्सओ 2.2 वोल्टेज वो जनरेट होते रहेंगे। तो जब ये दोनों ही सेक्शन बैटरी के वोल्टेज को पास कर देती है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, तो फिर इसके बाद आगे चार्जर लगाने पे जहाँ ऑन ऑफ प्रेस करने पे बाकी के जो सेक्शन है, जो सप्लाई हैं, वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं।
ऑन ऑफ प्रेस करने से पहले पहले ये दो सेक्शन इन्होंने बैटरी के वोल्टेज को पास करना है, भी वो पर्याप्त हैं जहाँ वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। तो इस फ़ोन में ऑन ऑफ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, तो इसके चलते हमें ये दो सेक्शन की वजह से फ्यूल गेज सेक्शन जहाँ बैटरी सेंस की जो लाइन है उनको चेक करना ज़रूरी है। कौन सा वो स्कीमेटिक में देखते हैं, तो वो सेक्शन मिलेगा हमें चार्जिंग इंटरफेस सेक्शन में ही, फ्यूल गेज सेक्शन में। तो यहाँ पे V6 सेंस, तो यहाँ पे ये चेक हो रहा है भी सिस्टम वोल्टेज, जिसको हम BPH भी बोल देते हैं क्वालकॉम में, तो इस पे कितने वोल्टेज हैं। और उसके बाद बैटरी सेंस, तो इस पैटर्न ने चेक करना है V6 पे जो सिस्टम वोल्टेज वाली लाइन पे BPH पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये चेक करने के लिए भी बैटरी में कितने वोल्टेज हैं, जहाँ बैटरी कितने वोल्टेज दे रही है इसको। तो ये क्योंकि V6 लाइन पे भी उतने ही वोल्टेज होते हैं जितने बैटरी में होते हैं, DC टू DC के बाद भी उतने ही आउटपुट होने हैं वोल्टेज जितने DC टू DC में इनपुट हो रहे हैं चार्जिंग सेक्शन में, तो इसने भी चेक करना है। तो इसके बाद बी बैट सेंस, ये आ रही है, ये बी बैट की लाइन आ रही है बैटरी से सीधा आई सेंस के लिए, करंट सेंस, इसने करंट सेंस चेक करना है, मतलब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना बैटरी थर्मिस्टर की लाइन को चेक करने की ज़रूरत है, ना VCDT को चेक करने की ज़रूरत है, ना ये चार्जिंग LDO। तो हमारा ज़्यादा फोकस पहली दो पैड पे रहना चाहिए। तो ये इन दोनों में से अगर एक पैड भी ओपन हुआ तो क्या होगा, ये वाली लाइन जो सेंस कर रही है BPH पे कितने वोल्टेज हैं, ये वाली लाइन सेंस कर रही है, ये पैड सेंस कर रहा है भी बैटरी पे कितने वोल्टेज हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, पावर IC उठाने के बाद इन दो पैड पे हम चेक करेंगे। और इसमें हेल्प करेगा ये बोर्नियो भी, बिटमैप भी, क्योंकि हम क्या करेंगे ना, क्योंकि दोनों लाइनें जो दोनों पैड हैं वो BPH से जुड़े हुए हैं, तो दोनों पैड पे रीडिंग चेक करेंगे, कितनी रीडिंग, मतलब जितनी भी रीडिंग BPH पे आ रही है उतनी ही रीडिंग इस पे आनी चाहिए। कौन कौन से पैड हैं इसमें पहले तो देखते हैं, एक तो N9 और एक M13, एक M13 है और इसके अलावा और कौन सा है, N9, ये वर्ड। इन दोनों का काम यही है BPH को सेंस करना। अगर दोनों में से एक पैड भी ओपन हुआ तो क्या होगा, फ़ोन डीप डिस्चार्ज लॉकआउट मोड में चला जाएगा और वो सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी पैड ओपन होने से क्या होगा, जहाँ पे 0 वोल्टेज होंगे, 0 वोल्टेज होंगे तो इसका मतलब वो सेक्शन का काम यही है चेक करना भी बैटरी के वोल्टेज जब एक लिमिट से ज़्यादा डाउन चले गए तो उसने एक्टिवेट होके ऑन ऑफ सेक्शन को बंद ही कर देना है, डिसेबल कर देना है। अभी ऑन ऑफ प्रेस करने पे कोई भी कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए और सारे जो ऑसिलेटर सेक्शन है उसको भी डिसेबल करेगा। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि अगर स्कीमेटिक के हिसाब से हम डायग्नोज करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। हर एक सेक्शन को, हर एक सेक्शन की हर एक लाइन को, उसके काम को अगर समझते हैं तो कोई भी फॉल्ट ट्रेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पहले पहले जब हम किसी भी काम को सीखते हैं, समझते हैं तो टाइम ज़रूर लगता है। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है उसी हिसाब से हमारी डायग्नोजिंग की स्पीड, उसको फॉल्ट को अच्छे से समझना, ये सारा कुछ बेहतर होता जाता है। इस पैड पे रीडिंग आ रही है 383 ओके, तो यही रीडिंग आनी चाहिए BPH पे भी, क्योंकि बोर्ड थोड़ा हीट है और इसीलिए इसकी कंटिन्यू रीडिंग बढ़ती जा रही है। ये देखो 390 से ऊपर चली गई और यहाँ पे भी यही रीडिंग आनी चाहिए, बिल्कुल सही है।
तो इसके अलावा एक और पैड था, हमने देखना था M13, वो पैड ये है शायद, और ये देखिए ये ओपन है पैड। जैसे हमने पावर सीक्वेंस में समझा और स्कीमेटिक में देखा, और यहाँ पे BPH होनी चाहिए, VSS मतलब सिस्टम वोल्टेज, तो यहाँ पे सिस्टम वोल्टेज नहीं है। तो दोबारा देखते हैं स्कीमेटिक में, यही है पैड, श्योर कर लेते हैं, जी यही है M13 VSS। अगर स्कीमेटिक में देखें तो M13 बैटरी सेंस, तो इसने बैटरी के वोल्टेज सेंस करने हैं कितने हैं। तो यहाँ पे 0 वोल्टेज हैं, तो ओबियसली तो पावर IC में ये यही समझा जाएगा भी बैटरी में 0 वोल्टेज हैं, तो डीप डिस्चार्ज लॉकआउट सेक्शन पावर IC को डिसेबल कर देगा, इसके ऑन ऑफ को भी, बाकी के सेक्शनों को भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे भी M13 पे VSS आनी चाहिए, VSS सिस्टम, तो N9 पे भी है, यहाँ पे जंपर मार देंगे एक, और फिर उसके बाद पावर IC लगा के देखते हैं भी ये काम करता है कि नहीं। N9 ये वाला पैड, और ये वाला पैड है M13, दोनों ही BPH के पैड हैं। तो एक साइड यहाँ पे कनेक्ट करूँगा जंपर, ये दूसरी साइड यहाँ पे कर देंगे, लेकिन पहले इसको मैं रीसोल्ड कर लूँ। रीसोल्ड करने के बाद फिर आसानी से इसको बिठा देंगे। इसको पहले कटिंग करके इसको सोल्डर कर लूँ। अब इसको अंडर मास्किंग भी पहले कर लेते हैं, तो हीट देते टाइम ये अपनी जगह से फिर वायर हिलेगी नहीं। सेफ रहेगी।
अब आईसी लगाते हैं। आईसी भी ऐसे ही विदाउट रिवॉल्व। अब ऐसे ऐसी बिना रिवॉल्व करके लगाया, तो पहले आसपास थोड़ा शॉर्टिंग चेक कर लें। यहाँ पे ओके है रीडिंग, यहाँ पे 26 100 के ऊपर ये ओके। तो ये इसकी भी रीडिंग ओके है और इसकी भी रीडिंग ओके है। तो इसका मतलब आईसी सही लग गया, कोई बॉल आपस में शॉर्ट नहीं हुए। तो अब सप्लाई पे लगा के इसको भी चेक कर लेते हैं भी, हाँ सप्लाई पे क्या रिज़ल्ट दे रहा है। कोई ऑटो कंजप्शन नहीं। अब ऑन ऑफ शॉर्ट करके देखते हैं। ये देखिए ये एम्पेयर ले चुका है, 55 के आसपास एम्पेयर लेके छोड़ रहा है। तो इसका मतलब है भी पावर आईसी ट्रिगर करने लग गया, सीपीयू भी सही है ट्रिगर करने लग गया। लेकिन प्रॉब्लम अगर है तो वो अब सीपीयू या ईएमएमसी साइड है, लेकिन पावर आईसी अब सही से ट्रिगर करने लग गया। अगर मैं देखूं तो ये पोर्ट भी बनाएगा शायद, क्योंकि 55 के आसपास ले रहा है। अगर डायरेक्ट पोर्ट अभी नहीं बनाएगा तो ईएमएमसी रिमूव करके हम देख लेंगे। तो ईएमएमसी रिमूव करने के बाद ये पोर्ट बना सकता है। ईएमएमसी रिमूव करके देखता हूँ, ऐसे तो बना ही नहीं है पोर्ट। पोर्ट बना चुका है, पावर आईसी ओके हो गया, सीपीयू भी। और इसमें अगर है प्रॉब्लम तो ईएमएमसी साइड होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कैसे पावर सीक्वेंस के हिसाब से या स्कीमेटिक के नॉलेज के साथ कैसे डायग्नोजिंग करनी है, पावर सीक्वेंस स्कीमेटिक, इसको अगर अच्छे से समझें हम तो मोस्टली फॉल्ट ट्रेस किए जा सकते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता भी फ़ोन कौन सा है, प्रीमियम मॉडल है, कोई बड़ा मॉडल है या छोटा मॉडल है, उसका स्कीमेटिक है या नहीं है। स्कीमेटिक नॉलेज हो
तो हम बिना स्कीमेटिक्स के भी किसी भी फ़ोन को अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं। स्कीमेटिक की नॉलेज हमें स्टेप बाय स्टेप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब मेरा अभी हर सेक्शन और उस हर सेक्शन की हर एक लाइन, उसकी नॉलेज भी, वो क्या काम करती है, कब काम करती है, तो हर सप्लाई के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तो ट्रेसिंग करनी आसान होगी। तो हमेशा BTS GSM टीम की आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके कमेंट आते हैं, तो यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए BTS GSM टीम के साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।